कहाँ रह गई तुम? सुबह के 5:15 बज चुके हैं और अब तक मेरी चाय का कोई अता पता नहीं है। जल्दी से मेरे कमरे में चाय भिजवाओ। तुम्हें तो पता ही है कि बिना बिस्तर पर चाय पिए मेरी नींद नहीं खुलती है। उधर रसोई में घबराई हुई सावित्री जी अपनी बहू के लिए चाय छानते हुए जोर से बोली, बस बेटा, अभी लेकर आ रही हूँ। जैसे ही सावित्री जी चाय लेकर कमरे में पहुंची तो बहू रीतू ने गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम्हें पता है ना, मुझे ठीक 9 बजे चाय चाहिए होती है। आज तुमने 10:15 कैसे बजा दिए? आखिर कर क्या रही थी तुम अब तक? सावित्री जी ने धीमे स्वर में कहा, बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। यह सुनकर रीतू ताना मारते हुए कहने लगी, देख रहे हो अपनी माँ को, अभी अब मेरी बराबरी करने पर उतर आई। मैं सुबह 9 बजे तक सोती हूँ, तो आज तुम्हारी माँ भी देर तक सोने का नाटक कर रही है। वैसे तो यह हमेशा सुबह 6 बजे ही उठ जाती है। लगता है इन पर भी मेरा असर हो रहा है। लेकिन सुन लो, ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। अगर तुम भी 9 बजे तक सोती रहोगी तो घर का काम काज कौन देखेगा? इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं, इसलिए चुपचाप सुबह 6 बजे उठ जाया करो। मुझसे किसी काम की उम्मीद मत रखना। आज तुमने मेरे सोने की नकल की है, कल को मेरी हर बात की नकल करोगी। पर मेरी नकल करके करोगे भी क्या? मैं तो ऑफिस जाती हूँ, पैसे कमाती हूँ। क्या तुम जिंदगी में कभी 2 पैसे भी कमा पाओगी? सावित्री जी ने सफाई देते हुए कहा, नहीं बहू, मैं तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर रही। सच कहूँ तो आज सचमुच मेरी तबीयत खराब थी, इसी वजह से आंख देर से खुली। रीतू ने झिड़कते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से। क्या अब मेरे सिर पर ही खड़ी रहोगी? छत पर कल रात के कपड़े सूख रहे हैं, जाकर उन्हें नीचे ले आओ। बहू का ऐसा रूखा बर्ताव देखकर बेचारी सावित्री जी चुपचाप छत पर चली गई। कुछ देर बाद वह छत से बहू को आवाज लगाने लगी, बहू, छत का दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? मैं कब से दरवाजा पीट रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। जब बहू ने नहीं सुना तो उन्होंने बेटे को पुकारा, अरे बेटा रोहन, बहू को शायद सुनाई नहीं दे रहा, तुम ही तो सुन लो। मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कड़ाके की सर्दियाँ है और मैं बारिश के पानी में पूरी तरह भीग चुकी हूँ। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, कृपया जल्दी से दरवाजा खोल दो। कमरे में आराम से बैठी रीतू बड़बड़ाते हुए अपने पति रोहन से बोली, मैं अपनी माँ से फोन पर जरूरी बात कर रही हूँ, तुम जाकर दरवाजा खोल दो। लैपटॉप पर काम कर रहे रोहन ने चिढ़कर कहा, तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम ही जाकर खोल दो। दोनों पति पत्नी दरवाजा खोलने का काम एक दूसरे पर टालते रहे। किसी ने यह सोचने की तकलीफ नहीं उठाई कि बूढ़ी माँ इतनी तेज सर्दी और बारिश में भीग रही है, उनका क्या हाल हो रहा होगा। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बेचारी सावित्री जी बहुत देर तक छत पर ही बारिश में भीगती रही। एक हाथ में उन्होंने भीगे हुए कपड़े समेट रखे थे और दूसरे हाथ से वह लगातार दरवाजा पीट रही थी। वह बार बार गुहार लगा रही थी, अरे कोई तो दरवाजा खोल दो, मैं कब से बारिश में भीग रही हूँ। ठंडी हवा चल रही थी और बिजली जोर से कड़क रही थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। थक हार कर सावित्री जी सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी घर की घंटी बजी। रीतू दरवाजा खोलने गई तो सामने सावित्री जी की बेटी पूजा खड़ी थी। पूजा को देखकर वह चौंक गई। पूजा ने अंदर आते ही माँ को ढूंढना शुरू किया, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आई। जब उसने जोर से पुकारा तो छत से आवाज आई। पूजा दौड़कर ऊपर गई और दरवाजा खोलते ही माँ की हालत देखकर दंग रह गई। माँ पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। पूजा ने तुरंत उन्हें नीचे लाकर कपड़े बदलवाए और रजाई में लिटा दिया। माँ ने रोते हुए बताया वह आधे घंटे से आवाज लगा रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पूजा सब समझ गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। जब वह रसोई में गई तो देखा कि रीतू अपने लिए चाय बनाकर पी रही है। उसने माँ के लिए चाय तक नहीं बनाई। यह देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आया। उसने खुद चाय बनाई और माँ को दी। धीरे धीरे उसे घर की सारी सच्चाई पता चल गई। माँ खुद खाना बनाती है, अलग घटिया चावल खाती है और बहू के सामान को छू भी नहीं सकती। पूजा का दिल टूट गया। उसी रात उसने तय कर लिया कि वह माँ को अपने साथ ले जाएगी। अगले दिन जब उसने रोहन से बात की तो उसने साफ कह दिया कि अगर इतनी दया है तो माँ को अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर पूजा ने बिना देर किए माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ ले गई। वहाँ जाकर उसने माँ को सम्मान दिया, उनके हुनर को पहचान दी, माँ की बुनाई को अपने बुटीक में जगह दी। धीरे धीरे सावित्री जी ने लड़कियों को सिखाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में वह आत्मनिर्भर बन गई। उनकी पहली कमाई 18,000 रुपए थी, जिसे देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूजा ने माँ को गले लगाया और कहा,
अब आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने दम पर जी रहे हैं। उधर रोहन और रितु की जिंदगी में परेशानियां बढ़ती चली गई। घर के छोटे छोटे काम भी अब बोझ लगने लगे। काम वाली रखने के बावजूद संतोष नहीं मिला। खर्च बढ़ गया, तनाव बढ़ गया और जब उनके घर में बच्चा हुआ तो जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। रितु को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और अब उसे समझ आने लगा कि घर संभालना कितना मुश्किल काम होता है। धीरे धीरे दोनों को सावित्री जी की याद आने लगी, लेकिन अहंकार उन्हें रोकता रहा। एक दिन रितु ने रोहन से कहा कि हमें बच्चे के लिए किसी को रखना पड़ेगा। तभी रोहन को माँ का ख्याल आया और दोनों उन्हें वापस लाने का प्लान बनाकर पूजा के घर पहुंच गए। वहां से उन्हें बुटीक का पता चला और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सावित्री जी एक कुर्सी पर बैठकर आत्मविश्वास के साथ लड़कियों को बुनाई सिखा रही हैं। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। यह देखकर दोनों दंग रह गए। रितु ने मीठी बातों से उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सावित्री जी बदल चुकी थी। उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया और कहा कि अब उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जब उन्हें अपमान सहना पड़ा तब किसी ने साथ नहीं दिया और आज जरूरत पड़ने पर उन्हें याद किया जा रहा है। यह कहकर उन्होंने बेटे को डांट दिया और वापस जाने को कहा। पूजा ने भी साफ कह दिया कि अब माँ वही रहेंगे जहाँ उन्हें सम्मान मिलेगा। रोहन और रितु शर्मिंदा होकर वापस लौट गए, लेकिन उनके दिल में यह बात हमेशा के लिए बैठ गई कि जिस माँ को उन्होंने कमजोर समझा वही असल में सबसे मजबूत निकली। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली कीमत उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके सम्मान और व्यवहार से होती है। और जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं समय उन्हें जरूर आईना दिखाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।